तो दोस्तों मूवी एक ऐसे लड़के लोफर की कहानी पर निर्भर है जो बचपन से ही बहुत बड़ा पायलट बनना चाहता था और एक जादुई फल खाने के बाद इसमें ऐसी शक्तियां आ जाती हैं कि वो खुद को रबड़ की तरह लंबा करके खींच सकता था। कहानी की शुरुआत में हमें 25 साल पहले का समय दिखाया जाता है, जिसमें हम एक नेवी के वाइस एडमिरल को देखते हैं जो कई सालों के बाद दुनिया के सबसे बड़े समुद्री लुटेरे को पकड़कर अपने किंगडम के सामने उसे मौत की सजा सुनाने वाला होता है। इससे पहले कि सिपाही इसकी जान लेते, वो अपने हेटर्स और अपने फैंस दोनों को एक राज की बात बता देता है कि इसने एक जगह पर बहुत बड़ा खजाना छुपा रखा है जिसे पाकर वो दुनिया की हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। ये सुनते ही एडमिरल गार्ड्स को इसे मारने का हुक्म देता है, लेकिन किंगडम के लोगों के मन में इस खजाने को पाने की इच्छा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और सभी लोग खजाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। इसके बाद हम कहानी के मेन कैरेक्टर लोफी से मिलते हैं जो कि एक टीनएजर है और वो भी इस खजाने की तलाश में समुद्र में अकेला सफर करता हुआ जा रहा है। लेकिन बदकिस्मती से इसके पास ना तो क्रू है और ना ही साथ देने के लिए लोग, और इसकी कश्ती भी जल्द ही डूबने वाली है। इसलिए वो खुद को बैरल में छुपा लेता है और इसके बाद इसकी कश्ती डूब जाती है। लेकिन बैरल तैरता हुआ 2 शिप्स के पास आ जाता है जो आपस में भिड़ रहे होते हैं। फिर हम एक लेडी पायलट अलविदा को देखते हैं जो कि वांटेड है और सरकार ने इस पर बहुत भारी इनाम लगा रखा है। अलविदा एक दूसरी शिप पर कब्जा कर रही होती है और काफी लोगों की जान लेने के बाद वो शिप पर कब्जा कर लेती है और बाकी बचे लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले लेती है। इसके साथियों में से एक साथी के हाथ वो बैरल भी लग जाता है जिसमें लोफी छुपा होता है। कैप्टन अलविदा ने इस बोर्ड पर एक लड़के कोबी को भी बंदी बनाकर रखा होता है जो इस शिप की साफ सफाई करता है, और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो अलविदा इसकी जान ले लेगी। इसके बाद रात होते ही लोफी बैरल से बाहर निकलता है और साफ सफाई करते हुए कोबी को इसकी आवाज सुनाई देती है और वो इसे देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। लोफी से खामोश रहने को कहता है और इसे अपने ड्रीम के बारे में बताता है कि वो बहुत जल्द एक बहुत बड़ा पायलट बनने वाला है। वो यहाँ से एक शिप लेकर ग्रैंड लाइन जाकर वो खजाना हासिल कर लेगा जिसमें इसे इसकी मदद की जरूरत है। शिप के सभी लोग सो रहे होते हैं और बहुत ज्यादा जोर जोर से खराटे ले रहे होते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर कोबी लोफी की हेल्प करने को तैयार हो जाता है और इसे यहाँ से भाग जाने के लिए बोर्ड देने ही वाला होता है कि आवाज करने से सभी लोग जाग जाते हैं। कैप्टन अलविदा को कोबी की गद्दारी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो इसकी जान लेने का फैसला करती है। जैसे ही वो कोबी पर वार करती है, लोफी इस वार से कोबी को बचा लेता है और सभी लोगों का मुकाबला करने लगता है। इनमें से एक आदमी लोफी पर गोली चलाता है, लेकिन तभी सब लोगों के सामने कोबी की शक्ति रिवील हो जाती है कि इसकी बॉडी तो रबड़ की बनी है, जिसकी हेल्प से वो अलविदा के किए गए हर वार से बच जाता है। इसके बाद लोफी अपना सबसे फेमस मूव दिखाता है, यानी वो अपने हाथ को लंबा करके पंच बनाकर अलविदा को मारता है, जिससे वो बहुत ही दूर जाकर गिरती है। फाइनली कोबी को इन समुद्री लुटेरों से आजादी मिल जाती है और वो दोनों बोट पर बैठकर अपने रास्ते की ओर निकलते हैं। कोबी लोफी से इसकी शक्तियों के राज के बारे में पूछता है, जिसके बाद हमें कहानी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब लोफी बहुत छोटा था और वो एक बहुत ही फेमस समुद्री लुटेरे शैंक का दोस्त था और वो उसके जैसा बनना चाहता था, लेकिन अभी वो बहुत छोटा था। खुद को बहादुर साबित करने के लिए वो नाइफ से अपने चेहरे पर घाव लगा लेता है, जिसे इसका दोस्त बाद में स्टिच लगा देता है। इसके बाद नन्हा लोफी पायरेट्स के खोजे हुए सामान के पास जाता है और वहाँ इसे एक अजीब सा बॉक्स खोलने को मिलता है जिसमें एक बहुत ही अनोखा फल निकलता है। लोफी इस फल को खा लेता है, जिसके बाद इसमें जादुई शक्ति आ जाती है। लोफी अपनी कहानी बताते हुए अपने मुंह को खींचकर दिखाता है और कोबी से पूछता है कि वो अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता है, जिस पर कोबी उसे बताता है कि वो एक बहुत बड़ा नेवी ऑफिसर बनना चाहता है ताकि वो लोगों की हिफाजत कर सके। अपने नए दोस्त कोबी का सपना पूरा करने के लिए लोफी इसे एक आइलैंड पर ले आता है जहाँ नेवी की बेस होती है और वो यहाँ पर नेवी को ज्वाइन कर सकता है, और साथ ही लोफी को ग्रैंड लाइन तक जाने के लिए जो मैप चाहिए वो भी इसी आइलैंड पर है। अपना मिशन पूरा करने के लिए दोनों रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाते हैं, जहां वो एक तलवारबाज जोरो को देखते हैं जिसके पास एक नन्ही लड़की आकर अपने हाथ से बना हुआ खाना इसे खाने को देती है, लेकिन वो कैप्टन मार्गन के बेटे हेलमीपो से टकरा जाती है। खाना जमीन पर गिर जाता है और वो इस खाने पर पाँव रख देता है और इसे नष्ट कर देता है। ये देखकर जोरो बहुत गुस्से में आ जाता है और इस गिरे हुए खाने को खाकर नन्ही लड़की की तारीफ करता है और हेलमीपो को भी वही खाना खाने को कहता है, जिस पर हेलमीपो मुस्कुराने लगता है और अपनी तलवार निकाल लेता है। इसे तलवार निकालता देखकर जोरो बिना अपनी तलवार निकाले इसे मिनटों में गिरा देता है। हेलमीपो पर हुए अटैक को देखकर दूसरे नेवी ऑफिसर्स इस पर हमला करते हैं, लेकिन जोरो इन्हें भी तलवार निकाले बगैर मात दे देता है। इस लड़ाई का फायदा उठाते हुए एक यंग लड़की जिसका नाम नामी होता है एक ऑफिसर को पटकाकर इसे बेहोश कर देती है और इसे घसीट लेती है और इसकी यूनिफॉर्म चुरा देती है, क्योंकि नामी चोरी करने में बहुत ज्यादा माहिर होती है। इसके बाद अगले सीन में हम जोरो को कैप्टन मार्गन से मिलता हुआ देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि जोरो कैप्टन मार्गल के लिए बाउंटी हंटर का काम करता है और बहुत बड़े अपराधी का सर लेकर आता है।
लेकिन बजाय इस बात पर इनाम देने के, कैप्टन मॉर्गन जोरो को 7 दिन तक बंद रहने की सजा सुनाता है और अगर वो इसका ऑर्डर नहीं मानेगा तो बाउंटी हंटर की जॉब भी वो इससे वापस ले लेगा। अपने पैसे वापस लेने के लिए जोरो कैप्टन मॉर्गन की बात मान जाता है। फिर हम कैप्टन के बेटे जोरो का मजाक उड़ाते हुए देखते हैं और वहीं पर हम नामी को ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म पहनकर किले के अंदर मार्च करता हुआ देखते हैं, जहां वो मौका पाकर एक ऐसी जगह आ जाती है जहां बहुत सारे मैप्स पड़े होते हैं। नामी भी इसी खजाने की तलाश में ग्रैंड लाइन के नक्शे को ढूंढने के लिए आई होती है। दूसरी ओर लोफी भी इसी खोज में एक खुफिया रास्ते से इस जगह पर आ जाता है जहां पर इन्होंने जोरो को बांध रखा होता है। लोफी जोरो को पहचान लेता है कि ये वही व्यक्ति है जिसने कल रात बार में नेवी के ऑफिसर से लड़ाई की थी। लोफी जोरो की कला से काफी इम्प्रेस होता है, इसीलिए वो इसे आजाद कर देता है और इसे अपने साथ पायरेट्स की टीम को ज्वाइन करने को कहता है। लेकिन जोरो लोफी को बताता है कि इसने अपनी सारी जिंदगी समुद्री लुटेरों को पकड़ने में और इनकी जान लेने में गुजारी है, इसलिए वो इन्हें ज्वाइन नहीं करेगा। ये सुनकर लोफी वापस इसी खुफिया रास्ते से अंदर चला जाता है। दूसरी ओर बेसमेंट में 2 ऑफिसर्स नामी की असलियत को जान जाते हैं और इससे मुकाबला करने लगते हैं, लेकिन नामी बड़ी आसानी से इनका मुकाबला करके इन्हें मात दे देती है। तभी अचानक लोफी छत से बेसमेंट में आकर गिरता है और नामी को बताता है कि इसने सारी बातें सुन ली है और सब कुछ देख लिया है और वो जानता है कि वो भी यहाँ पर खजाने की तलाश में आई है। लोफी और नामी एक दूसरे की मदद करने का फैसला करते हैं ताकि इन्हें कोई भी पकड़ ना ले। अभी वो कैप्टन मॉर्गन के ऑफिस तक जा रहे होते हैं कि कैप्टन अपने हाथ पर एक्स लगाए इनके सामने खड़ा हो जाता है। क्योंकि नामी ने यूनिफॉर्म पहन रखी होती है, इसलिए वो कैप्टन को बताती है कि वो इस समुद्री लुटेरे को सजा देने के लिए जा रही है। कैप्टन इसकी बात पर यकीन करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर जोरो हेलम्यूपो से बदला लेने के लिए इसके पास पहुंच जाता है, लेकिन इसकी जान लेने की बजाय इसके बालों को काट देता है। फिर हम लोफी और नामी को कैप्टन के ऑफिस में एंटर होता हुआ देखते हैं, जहां काफी तलाश करने के बाद इन्हें वहां पर तिजोरी मिल जाती है जिसमें शायद वही खजाना इसने छुपा रखा है। वो इस तिजोरी को खोल नहीं पाते। यहाँ पर लोफी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके इस तिजोरी को अपने बाजू की मदद से जोर से खींचता है, जिससे तिजोरी टूट जाती है और वो दोनों उछलकर खिड़की से तिजोरी समेत बाहर गिर जाते हैं। तभी इन पर मैरीन्स की आर्मी हमला कर देती है, जहां हम देखते हैं कि लोफी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इनसे मुकाबला करता है और नामी भी अपनी चालाकी और फुर्ती से बहुत ही आसानी से सभी लोगों को मार गिराती है। इतने में जोरो अपनी तीनों तलवारें वापस पाकर वहां पर आ जाता है और इन दोनों को लड़ता देखकर वो भी इनके साथ मिल जाता है, क्योंकि आर्मी इन पर भारी पड़ रही होती है। तीनों मिलकर सभी लोगों को मात दे देते हैं। इतने में कैप्टन मॉर्गन इनके सामने आ जाता है और आर्मी के और लोग भी इनसे मुकाबला करने लगते हैं। नामी लोगों से भिड़ती है और लोफी और जोरो कैप्टन मॉर्गन से मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। तभी जोरो अपनी तीसरी तलवार को भी निकाल लेता है और इस बार वो कैप्टन मॉर्गन पर काफी जोरदार वार करने में कामयाब हो जाता है। फिर लोफी अपनी शक्ति से कैप्टन को जोरदार किक लगाता है, जिससे वो डिफेक्ट हो जाता है और इस बार तीनों सभी को हराने में कामयाब हो जाते हैं। जोरो तिजोरी उठाने में दोनों की मदद करता है। नामी एक बोर्ड चुरा लेती है ताकि ग्रुप आसानी से यहाँ से भाग सके। तभी कैप्टन का बेटा वहाँ पर आ जाता है और ग्रुप पर फायर करने ही वाला होता है कि अचानक कोबी इसे पंच लगाकर बेहोश कर देता है। लोफी कोबी से अलविदा लेता है और कोबी इसे बताता है कि वो यहाँ रहकर नेवी का ऑफिसर बनेगा और अपना सपना पूरा करेगा। यहाँ वो अपने रास्ते अलग अलग कर लेते हैं। इसके बाद वो तीनों ग्रैंड लैंड के खजाने की खोज में निकलते हैं। नामी अपनी स्किल्स की मदद से तिजोरी को खोलने में कामयाब हो जाती है और ग्रैंड लैंड का नक्शा इनके हाथ लग जाता है। तभी अचानक इनकी कश्ती पर बेहोशी वाला धुआं छाने लगता है, जिससे जोरो और नामी बेहोश हो जाते हैं। इससे पहले कि लोफी बेहोश होता, वो नक्शे को निगलकर इसे अपने अंदर सेव कर लेता है और वो भी बेहोश हो जाता है। तीनों की आंख एक बॉक्स में खुलती है और बॉक्स खुलते ही वो देखते हैं कि वो एक अजीबोगरीब किस्म की सुरंग में है, जहाँ की जनता टाउन के लोग हैं, जिन्हें बुगी नामी पायलट ने बंदी बना रखा है, जो बिल्कुल एक जोकर की तरह दिखता है और वो भी वांटेड है। इसने पूरे टाउन को नष्ट करके वहाँ के लोगों को कैद कर लिया है ताकि वो इनके लिए तालियां बजा सके। बुगी इन्हें बताता है कि वो भी नक्शे की खोज में था, लेकिन इन्होंने इसके प्लान को काफी आसान बना दिया है। बुगी इनसे खजाने का नक्शा मांगता है, लेकिन तीनों इनकार कर देते हैं। इस बार वो सबको इंटेरोगेट करने की कोशिश करता है और लोफी को खींचकर बांध देता है, जिससे लोफी पर कोई असर नहीं होता। ये देखकर बुगी लोगों में बैठे एक मासूम बच्चे को पकड़ लेता है और इसे इसकी जान लेने की धमकी देने लगता है। ये सुनते ही लोफी खुद को फ्री कर लेता है और बुगी के मुंह पर जोर से पंच मारता है, जिससे बुगी का सर धड़ से अलग हो जाता है और एक महिला की गोद में जाकर गिरता है। लेकिन ऐसा करने के बाद भी बुगी का सर बोलने लगता है और तभी सबको ये रियलाइज होता है कि बुगी के पास भी जादुई शक्ति है, क्योंकि इसने भी वो फल खा रखा है और वो अपने शरीर के हर एक अंग को अलग करने की शक्ति रखता है। इसके बाद वो इसी लाल धुएं की हेल्प से लोफी को फिर से बेहोश कर देता है और जब लोफी की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि बुगी ने इसको एक गिलास के बॉक्स के अंदर बंद कर रखा है और इसमें समुद्र का पानी भर दिया है, क्योंकि जिसके पास भी इस फल की शक्ति है
समुद्र के पानी को छूते ही वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता। लूफी नक्शे का पता बताने से इनकार कर देता है और बुगी इस टैंक को फुल करके इसमें पानी भर देता है। तभी लूफी को अपने बचपन का फ्लैशबैक नजर आने लगता है, जब एक समुद्री लुटेरा इसे किडनैप कर ले गया था और इसे समुद्र में दूर ले जाने ही वाला था कि समुद्री दानव इनकी कश्ती पर हमला कर देते हैं और अभी वो मॉन्स्टर लूफी को मारने ही वाला होता है कि लूफी का दोस्त शैंक इसे बचा लेता है और समुद्री दानव की आंखों में घूरकर इसे रोक लेता है। लेकिन इस लड़ाई में इसका हाथ कट जाता है। ये देखकर लूफी काफी ज्यादा डर जाता है। शैंक अपने सफर पर निकल जाता है और अपनी हैट लूफी को दे देता है। इसके बाद हम मूवी के प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि जोरो को इंट्रोगेट करने के लिए एक चाकू फेंकने वाला आदमी इस पर निशाना लगा रहा होता है, लेकिन इसका निशाना हर बार चूक जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर नामी खुद को केज से आजाद कर लेती है और रस्सी कटने की वजह से जोरो को भी फ्री कर देती है। नामी जोरो को फ्री करने में हेल्प करती है और दोनों वहां से लूफी को बचाने निकलते हैं। ये देखते हुए लूफी पानी में डूब चुका है। नामी कांच तोड़ने के लिए निशाना लगाती है और कांच के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, जिससे लूफी आजाद हो जाता है और आजाद होते ही इसको होश आ जाता है और साथ ही वो नक्शा भी उगल देता है और इसकी हेड भी गिर जाती है। इस सिचुएशन में लूफी नक्शे को उठाने की बजाय अपनी हेड को उठाता है। ये देखते ही बुगी अपनी बॉडी के ढेर सारे टुकड़े कर लेता है और टीम पर हमला करने लगता है। कोई भी बुगी का मुकाबला नहीं कर पाता। लूफी को एक आइडिया आता है और वो अपनी फ्रेंड नामी की हेल्प से बुगी की बॉडी के पार्ट्स को बॉक्स में एक एक करके बंद करने लगते हैं, जिससे इस बार वो बुगी को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं और बचे कुचे बुगी को किक मारकर टेंट से दूर फेंक देते हैं और टाउन के लोगों को फ्री करके एक बोट में बैठकर नक्शे के साथ अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं, जो कि ग्रैंड लैंड है। लेकिन इसके लिए इनको एक बड़ी शिप चाहिए होगी। बड़ी शिप लेने के लिए वो पास ही मौजूद एक आइलैंड पर उतरते हैं, जहां वो एक शिप को चुराने वाले होते हैं। तभी लूफी की नजर एक परफेक्ट शिप पर पड़ती है और वो इसके ऑनर से बात करना चाहता है, जहां पर इसे एक लड़का जोसा मिलता है, जो इसे इस बोर्ड के ओनर तक ले जाता है, जो कि काया है। काया एक बहुत ही अमीर परिवार की आखिरी सपूत है, जो अपने बटलर के साथ रहती है और बहुत जल्द वो 18 साल की होने वाली है और सारी प्रॉपर्टी इसके नाम होने वाली है। बटलर किसी पर भी यकीन नहीं करता और इसकी टीम भी जोसा के साथ बराबर तामुन करती है, लेकिन काया जोसा और इसके दोस्तों को अपनी बर्थडे पार्टी पर इनवाइट कर लेती है और सभी अंदर आ जाते हैं। इसके बाद हम जोसा को देखते हैं, जो खुफिया रास्ते से होकर अपनी फ्रेंड काया से मिलता है और इसे अपना बर्थडे गिफ्ट देता है। तभी काया खांसने लगती है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि काया 3 साल से काफी ज्यादा बीमार है और इसकी बीमारी का कोई भी इलाज नहीं मिल रहा और खास किस्म का लिक्विड पीने से इसकी तबीयत कुछ बेहतर हो जाती है। दूसरी ओर हम टीम के लोगों को देखते हैं, जो बाकी मेहमानों के साथ खाना एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी काया सभी लोगों को अपने फाइनेंस को संभालने वाले व्यक्ति मैरी से मिलवाती है, जो इस परिवार का सबसे पुराना और बहुत ही वफादार मुलाजिम है और वो काया को कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले वार्न भी करता है, क्योंकि वो बहुत जल्द 18 साल की होकर सभी जायदाद की मालिक बनने वाली है। लेकिन बटलर इसकी बात को इंटरप्ट करता है और काया के लिए बनाया गया नीले रंग का स्पेशल सूप पेश करता है, जिसे पीते ही काया की तबीयत फिर से बिगड़ने लगती है और बटलर इसे वहाँ से ले जाता है और पार्टी एंड हो जाती है। इसके बाद हम मैरी को बटलर से मिलता हुआ देखते हैं, जिसे शक हो जाता है कि बटलर काया के शिप बिजनेस को हथियाना चाहता है। ये बात सुनते ही बटलर अपनी शक्ति रिवील करता है, यानी कि इसके पास भी जादुई शक्ति होती है कि वो बहुत तेजी से मूव कर सकता है और इसके हाथों में भी तलवारें लगी होती हैं, जिसकी मदद से वो मैरी की जान ले लेता है। दूसरी ओर हम बुगी को देखते हैं, जो अपने बॉडी पार्ट्स कंप्लीट कर लेता है, लेकिन तभी एक फिशमैन इसके सामने आ जाता है, जो कि इसका पुराना दोस्त होता है और इसे बंदी बना लेता है और इसके साथ ही इस टाउन पर भी कब्जा कर लेता है। अभी वो इस जोकर को मारने ही वाला होता है। बुकी उसे खजाने के बारे में बताता है और इसे खजाने तक ले जाने में मदद करने की लालच देता है। फिशमैन इस बात पर एग्री हो जाता है। दूसरी ओर हम जोरो और लोफी को मेंशन में इधर उधर मंडलाता हुआ देखते हैं। मौका पाते ही नामी भी मेंशन में कीमती सामान और सोने से बनी चीजों को चुराने लगती है, लेकिन एक्सीडेंटली वो काया के रूम में आ जाती है। लेकिन काया इस पर गुस्सा करने की बजाय इसे बहुत आराम से बात करती है, जिसके बाद वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उधर जोरो और लोफी वाइन की तलाश में किचन में आ जाते हैं, जहाँ पर वो जोसा को देखते हैं। जोसा जोरो को बेसमेंट पे पड़ी वाइन का पता बताता है, जबकि लूफी काया के लिए बनाए गए इस नीले सूप की ओर बढ़ता है। जैसे ही जोरो और जोसा बेसमेंट में पहुँचते हैं तो इन्हें मैरी की लाश मिलती है और वहीं पर इन्हें बटलर भी मिल जाता है, जिसे देखकर जोरो को याद आ जाता है कि बटलर एक समुद्री लुटेरा है, जिसे कमांडर ने मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन वो सजा से बचकर यहाँ काया की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए आया हुआ है। यहाँ जोरो और बटलर के बीच काफी खतरनाक मुकाबला शुरू हो जाता है। बटलर की तेज स्पीड के कारण जोरो इसका मुकाबला नहीं कर पाता। तभी शैम पीछे से आ जाती है और जोरो के सर पर वार करके इसे बेहोश कर देती है। अब वो जोसा की ओर बढ़ती है, लेकिन जोसा एक तंग रास्ते से होता हुआ वहाँ से बच निकलता है और मदद के लिए पुकारता है। दूसरी ओर बाहर निकलते ही जोसा टाउन वालों से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी इसकी बात पर यकीन नहीं करता।
क्योंकि वो बचपन से ही झूठ बोलता हुआ आ रहा होता है। तभी इसका सामना कोबी और कमांडर के बेटे से होता है, जो नेवी ज्वाइन कर चुके होते हैं और लोफी की तलाश पे होते हैं। जोसा इन्हें सब कुछ बता देता है और वो भी इसके साथ निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर नामी को लोफी किचन में बेहोश पड़ा हुआ मिलता है और इसे ये रियलाइज होता है कि इसने ये सारा सूप पी लिया है। इतने में कोबी और कमांडर का बेटा मेंशन के बाहर आ जाते हैं। जोसा इन्हें बटलर को गिरफ्तार करने को कहता है, लेकिन कमांडर का बेटा इन्हें बताता है कि इसके खिलाफ इनके पास कोई भी सबूत नहीं है और वो यहाँ से लोफी को लेने आए हैं। बटलर लोफी को इनके हवाले कर देता है। मौका पाते ही जोसा काया से मिलता है और इसे सारी सच्चाई बताने की कोशिश करता है। इतने में नामी भी वहाँ पर आ जाती है, जो काया को बताती है कि इसे वो जहरीली चाय पिलाकर आहिस्ता आहिस्ता मौत के करीब लाया जा रहा था। असलियत जानते ही काया टीम के साथ मिल जाती है। सभी खुफिया रास्ते से होते हुए मेंशन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन काया के खांसने से बटलर को इसकी आवाज सुनाई देती है और वो इन पर अपनी तलवार वाले हाथ से वार करने लगता है। खुशकिस्मती से सभी लोग इसके वार से बच जाते हैं और इसके बाद काया अपने पेरेंट्स के पुराने रूम में पहुंच जाती है। दूसरी ओर जोरो की आंख खुलती है, जो खुद को एक कुएं में पाता है और ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लूफी पर बेहोशी के असरात खत्म होने लगते हैं और वो बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। कोबी को ये बात रियलाइज होने लगती है कि हो सकता है कि ये लोग सच कह रहे हों। तभी वहाँ पर जोरो आ जाता है और दोनों वापस मेंशन की ओर निकल पड़ते हैं। उधर बटलर काया के पेरेंट्स के रूम में एंटर हो जाता है, जहाँ वो इन्हें तलाश करने लगता है, लेकिन तीनों खुद को छुपाए रखे होते हैं और वो चीजों को नष्ट करने लगता है। काया और नामी बटलर को फेस करने का फैसला करते हैं और बाहर निकल आते हैं, लेकिन बटलर दोनों को अपने कब्जे में कर लेता है। उधर मेंशन में आते ही जोरो का सामना बटलर के साथियों से होता है, जिनसे वो बहुत ही गजब का मुकाबला करता है, जबकि लोफी को बटलर का सामना करना पड़ता है। अपने तलवारबाजी के कमाल के हुनर से जोरो सब समुद्री लुटेरों को मात दे देता है और उधर लोफी बटलर के वार से बचने की कोशिश कर रहा होता है। तभी अचानक लोफी बटलर के दोनों हाथों को पकड़कर अपने सर की मदद से इसे जोरदार चोट लगाता है, जिससे बटलर उछलकर खिड़की के बाहर जा गिरता है और इस बार सभी लोग बटलर को हराने में कामयाब हो जाते हैं। काया टीम के लोगों को इनाम के तौर पर वही शिफ्ट गिफ्ट कर देती है और लोफी जोसा को इनकी टीम को ज्वाइन करने को कहता है। इसके बाद जोसा काया से अलविदा लेकर टीम के साथ नए एडवेंचर पर निकल जाता है। लोफी अपनी पहली शिप को पाकर काफी ज्यादा खुश नजर आता है। अभी वो सेलिब्रेट कर ही रहे होते हैं कि इनकी शिप पर किसी का हमला हो जाता है। दूरबीन से देखने के बाद लोफी को इस बात का पता चलता है कि ये तो इसके दादा हैं। गार्प अपने हाथ की मदद से लूफी की ओर तोप का गोला फेंकता है और लोफी काफी लंबी सांस लेकर खुद को गुब्बारे की तरह फुला लेता है और तोप का गोला वापस उछलकर इसी की शिप को लग जाता है, जिससे इस बार भी लूफी सभी लोगों को बचाने में कामयाब हो जाता है। कुछ समय के बाद टीम के लोग समुद्र के बीचों बीच एक रेस्टोरेंट पर रुकते हैं ताकि कुछ पेट पूजा की जाए और ड्रिंक्स पी जाएं। इस रेस्टोरेंट से हम एक व्यक्ति सांजी से मिलते हैं, जो कि रेस्टोरेंट में कुक है और बहुत ही ज्यादा स्किलफुल है। सांजी दो कस्टमर्स के बीच में होने वाली लड़ाई को अपने मार्शल आर्ट के स्किल से रोक देता है। दूसरी ओर गार्प दुनिया के सबसे बेस्ट तलवारबाजों से लूफी को पकड़ने के लिए राब्ता करते हैं, जिसका नाम मेहाक होता है। मेहाक इतना घातक तलवारबाज होता है कि वो अपनी तलवार की मदद से पूरी की पूरी शिप को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। वो ऐसा करने पर एग्री हो जाता है और एग्री होते ही वो शिप के बार में आ जाता है, जहाँ पे जोसा अपनी कामयाबी की दास्तानें सुना रहा होता है। मेहाक जोसा की बातें सुनते ही इसे लूफी का पता बताने को कहता है। टीम के लोगों से मिलते ही मेहाक इन्हें बताता है कि वो लूफी को यहाँ से लेने के लिए आया है। मेहाक की बॉडी पर बने क्रॉस को देखकर जोरो उसे पहचान लेता है कि ये दुनिया का बेस्ट तलवारबाज है। जोरो मेहाक को तलवारबाजी के मुकाबले के लिए चैलेंज करता है और उसे बताता है कि ये इसके बचपन का सपना था कि वो इसके साथ मुकाबला करके और जीत कर दुनिया का बेस्ट तलवारबाज का टाइटल अपने नाम कर लेगा। वो इस बात पर एग्री हो जाता है और अगले सुबह के लिए फाइट को प्लान कर लेता है। दिन होते ही दोनों के बीच में तय हुई जगह पर मुकाबला शुरू हो जाता है। मेहाक अपनी योरो तलवार से लड़ने की बजाय नन्ही तलवार से लड़ने का फैसला करता है, क्योंकि इसके हिसाब से जोरो अभी इसके काबिल नहीं हुआ। दोनों के बीच में मुकाबला शुरू होता है। मेहाक इस छोटी तलवार से जोरो पर घाव लगा देता है। इसके बाद मेहाक अपनी योरो तलवार निकालकर जोरो की 3 तलवारों में से 2 तलवारों को तोड़ देता है। आखिरकार जोरो हार मान जाता है और अपनी बाहें फैला देता है, क्योंकि हारने वाले को अपनी बाजू कटवानी पड़ती है। मेहाक ऐसा करने की बजाय इसके पेट पर वार करता है और इसे बताता है कि अभी ये सही समय नहीं है, और वो जोरो को अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस जारी रखने को कहता है और ये भी कहता है कि एक दिन हम दोबारा जरूर फाइट करेंगे। टीम के सभी लोग घायल जोरो को रेस्टोरेंट के बावर्ची खाने में जेफ तक ले आते हैं और इनसे मदद मांगते हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट में कोई भी डॉक्टर नहीं होता। इसीलिए सांजी और जेफ मिलकर जोरो के घाव को सी कर इस पर मछली की स्किन लगाकर इसकी मरहम पट्टी कर देते हैं। तभी अचानक लोफी को तलाश करते हुए वो फिशमैन और उसके दोनों साथी वहाँ पर आ जाते हैं। नामी इन्हें छुपकर देख लेती है और अपने कैप्टन लोफी को सब कुछ बता देती है और इन्हें वहाँ से निकलने को कहती है।
लूफी ऐसा करने से इनकार कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि इसकी वजह से मासूम लोगों की जान जाए। लूफी इनके सामने आ जाता है और तभी लूफी की हैट में से बुकी का कान निकलता है। इसी कान की हेल्प से वो लूफी को ढूंढ पाए थे। रेस्टोरेंट का ओनर फिशमैन पर शूट करता है, लेकिन इस पर गोली का कोई असर नहीं होता। वो शेफ पर हमला करता है और शेफ को प्रोटेक्ट करने के लिए सांजी शार्कमैन का मुकाबला करने लगता है, लेकिन वो भी हार जाता है। फिर लूफी मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी इनके आगे कमजोर पड़ जाता है। यहाँ वो लोग लूफी की काफी धुलाई करते हैं। अभी वो इसे मारने ही वाले होते हैं कि बीच में नामी आ जाती है। तभी हमें पता चलता है कि नामी भी अर्लैंग गैंग के लिए काम कर रही होती है और वो नक्शा लेकर अर्लैंग गैंग के साथ वहाँ से चली जाती है और लूफी की जान बचा लेती है। इतने में जोरो की आंख खुलती है और इसे नामी के धोखे के बारे में पता चल जाता है, लेकिन लूफी ऐसा नहीं सोचता क्योंकि वो समझता है कि नामी यहाँ पर विक्टिम है और हमें इसे बचाने के लिए और नक्शा लेने के लिए अर्लैंग गैंग तक पहुँचना होगा। सांजी भी इनकी टीम को ज्वाइन कर लेता है क्योंकि वो बहुत बड़ा शेफ बनना चाहता है। अर्लैंग गैंग तक पहुंचने के लिए वो बुगी के हेड की हेल्प लेता है और नामी के गांव तक पहुंच जाता है, जहां पर उन्हें नामी मिलती है जो गांव के लोगों से टैक्स इकट्ठा कर रही होती है। गांव के लोग नामी से नफरत करते हैं और वहीं पर उन्हें नामी की बहन भी मिलती है और वो भी नामी को खास पसंद नहीं करती। नामी टीम को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और इन लोगों को बताती है कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं। ये सुनने के बाद लूफी फिर भी इसकी बात नहीं मानता और इसकी बहन के घर जाता है और वहाँ से जानकारी लेता है। नामी की बहन इन लोगों को बताती है कि बचपन में ग्रुप के लोग इनके घर टैक्स लेने के लिए आते थे। कुछ ना होने पर उनकी माँ ने उनको बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था। सारी कहानी सुनने के बाद जोसा इस बात पर हैरान दिखाई देता है कि फिर भी नामी अर्लैंग ग्रुप के साथ काम क्यों करती है। लूफी बताता है कि यकीनन इसे इस बात के लिए फोर्स किया जा रहा होगा। दूसरी ओर हम नामी को देखते हैं जो अर्लैंग के ग्रुप के सामने ये कहती है कि इसने 100 मिलियन रुपीस जमा कर लिए हैं और शर्त के अनुसार ये पैसा वो ग्रुप को देने वाली है ताकि वो अपने गांव को खरीदकर इन्हें टैक्स से बचा सके। ये सुनते ही फिशमैन नामी को पैसे लाने को कहता है और इसके जाते ही मैरीन के लोगों से राब्ता करता है ताकि वो नामी को पकड़ लें। उधर नामी जमीन खोदकर अपना बॉक्स निकाल रही होती है जिसमें इसने सोना और कीमती सामान छुपा रखा होता है। तभी वहाँ पर नामी की बहन आ जाती है जो इससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। नामी उसे ये सारी सच्चाई बताती है कि बचपन में नामी नक्शा बनाने में माहिर थी और वो ग्रुप के साथ इसलिए मिल गई थी क्योंकि इनके बीच एक वादा हुआ था कि ढेर सारे पैसे इकट्ठे करने के बाद वो इस गांव को इसके हवाले कर देंगे, जिससे लोगों पर इनकी सारी मुसीबतें हट जाएंगी। ये सुनते ही नामी की बहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो इतना अरसा अपनी बहन के साथ नफरत करती रही है। तभी वहाँ पर मैरीन के लोग आ जाते हैं और नामी पर इतना सारा खजाना चोरी करने पर इसे कंट्रोल कर रहे होते हैं और सारे खजाने को वहाँ से ले जाते हैं। नामी वहाँ से भाग निकलती है और बीच के किनारे आकर रोने लगती है। वहीं पर लूफी उसे मिल जाता है, लेकिन इस बार नामी लूफी से हेल्प मांगती है और सभी लोग नामी की हेल्प करने का इरादा करते हैं, लेकिन वापस आकर सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि पूरा गांव जल चुका होता है। लेकिन इस दफा गांव के लोग भी नामी का साथ देने के लिए एग्री हो जाते हैं। इस बार हम पांचों को अर्लैंग और इसके ग्रुप के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार होता हुआ देखते हैं। टीम और अर्लैंग के साथियों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और अर्लैंग का एक साथी चू जोसा के पीछे पड़ जाता है। वो भागता हुआ इसे जंगल तक ले आता है। दूसरी ओर बुगी अपने सारे शरीर को वापस जोड़कर वहाँ से भाग निकलता है। फिर हम देखते हैं कि सांजी और जोरो मिलकर अर्लैंग के बाकी साथियों का मुकाबला कर रहे होते हैं। दूसरी ओर लूफी अर्लैंग के हथियारों को तोड़ देता है और अपने साथियों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। उधर जोसा बेहोश होने का नाटक करता है और तभी फायर बुलेट निकालकर चू पर फेंक देता है, जिससे इसे आग लग जाती है। उधर लूफी अर्लैंग से भिड़ रहा होता है, लेकिन अर्लैंग काफी शक्तिशाली होता है। लूफी को यहाँ पर एक आइडिया आता है। वो बिल्डिंग के सारे पिलर्स को अपनी शक्ति की मदद से तोड़ने लगता है और देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग अर्लैंग पर गिर जाती है और आखिर में लूफी अपनी टांग की मदद से अर्लैंग को जमीन पर धकेल देता है और सारी बिल्डिंग लूफी और अर्लैंग पर गिर जाती है। टीम के सब मेंबर्स को ये लगता है कि लूफी मर चुका है, लेकिन तभी लूफी बाहर निकलकर सबके सामने आ जाता है और सभी लोग जीत को सेलिब्रेट करते हैं। गांव के लोग भी काफी खुश दिखाई देते हैं। रात के समय जब सेलिब्रेशन चल रही होती है, तभी मैरीन के सोल्जर्स वहां पर आ जाते हैं और ग्राफ भी वहां पर आ जाता है, जो अपने ग्रैंडसन लूफी को मुकाबले के लिए चैलेंज करता है, क्योंकि वो अपने ग्रैंडसन को आज तक कबूल नहीं कर सका, क्योंकि इसने पायरेट बनने की जिंदगी को चुना। ग्राफ बड़ी बेरहमी से अपने ग्रैंडसन के साथ मुकाबला करता है और इसे हर दफा पंच करके गिरा देता है, लेकिन लूफी मुस्कुराते हुए ग्राफ को देखकर कहता है कि एक दिन वो वन पीस यानी इस खजाने को ढूंढ निकालेगा। ग्राफ को अपने ग्रैंडसन के चेहरे पर इस समुद्री लुटेरे जैसी स्माइल दिखाई देती है, जिसको इसने मौत के घाट उतार दिया था। ग्राफ इसे छोड़ देता है और अजीब ढंग से मुस्कुराकर लूफी को गुड बाय कहता है और अर्लैंग के ग्रुप को गिरफ्तार करके वहां से चला जाता है। अगली सुबह हम कूबी को कूफी के पास आता हुआ देखते हैं, जो इसे वांटेड वाला पोस्ट दिखाता है,
जिस पर लूफी की तस्वीर छपी होती है। इसके सर पर काफी भारी इनाम होता है। वो ये पोस्टर अपनी गैंग को दिखाता है। गैंग के लोग इसे बताते हैं कि अब बाउंटी हंटर्स इसका पीछा करेंगे, लेकिन लूफी इस बात से बिल्कुल भी परेशान नहीं दिखाई देता और सभी मेंबर अपने नए सफर का आगाज करते हैं और लूफी के साथ ही इसकी शिप के लिए इसका लोगो गिफ्ट करते हैं, जिसे देखकर लूफी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे से दुनिया में कुछ मिल गया हो। और यहीं पर इस सीजन का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी कहानी? अगर आप इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।